दोस्तों पीसीएस एकेडमी में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और दोस्तों सबसे पहले तो आप पीसीएस एकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिए। और चैनल पर जैसे यूट्यूब पर आप डालेंगे पीसीएस एकेडमी तो इस तरीके से खुलकर आएगा। और इस लाल बटन पर सब्सक्राइब वाले बटन पर इस तरीके से जो चीज़ें हैं, ठीक है, सब्सक्राइब बटन के बाद में बेल बटन को आप लोग ज़रूर प्रेस करिए और वो भी ऑल में आप लोगों को सेट करना है, जिससे टाइम पर नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे, ठीक है। और यूपीपीसीएस मेंस 2022 और 23 के लिए बैचेस चल रहे हैं, तो जो लोग भी अपना इच्छुक हों ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। ज्वाइन करने के लिए जो नंबर है 9140085178, इस नंबर पर मैसेज करके आप लोग जानकारी ले सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। जल जो है, वाटर जो होता है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। और जल संकट देखिए, जल किसी भी जैसे जल का जीवन में अगर महत्व को देखेंगे तो इन चीज़ों को, जैसे जीवन है, जीवन को चलाने के लिए ये सभी प्राणियों को दायक माना जाता है, ठीक है। सभी प्राणियों के लिए जीवन जीने के लिए अति आवश्यक माना जाता है। और यहाँ तक कि वेद शास्त्रों में भी जल की महत्ता से भरे पड़े हैं। आप देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें जल के बारे में कही गई हैं। देखिए, किसी भी व्यक्ति, जो आप आसपास देखते हैं, जो भी डेवलपमेंट हो रहा होता है, कहीं ना कहीं जल का उपयोग हुआ होता है। तो जल जो है बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जितने भी जीव जंतु हैं, पशु पक्षी मनुष्य, सभी के लिए पीने के लिए पानी, खाना, अन्य चीज़ों में भी जल का उपयोग होता है। तो जल जो है, एक कहते नहीं कि जो हमारी बॉडी है उसमें लगभग 70% जो है वो जल है, पानी है। तो आप सोच सकते हैं इस जीवन के लिए, इस ह्यूमन लाइफ के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब जल की स्थितियों को, वर्तमान में जो भी स्थितियां हैं, तो उनको देखेंगे कि जैसे वर्तमान में अगर हम देखते हैं तो जल का संकट जो है वो पूरे विश्व में, पूरा विश्व जो है जल संकट से जूझ रहा है। कहा भी जाता है कई विद्वानों के द्वारा कि अगला जो विश्व युद्ध होगा वो जल को ही लेकर होगा। भाई ऐसी स्थितियां आती ही क्यों हैं? भाई अत्यधिक जो जल का दोहन होता है, अनियंत्रित दोहन जो होता है, इसी के कारण ये सारी चीज़ें होती हैं। जो एक प्रवृत्तियां हैं अतिवादी दोहन की, तो वो बहुत ही ज़्यादा पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रही हैं। जल जो है, अब अगर जल के साथ अगर आप अनियंत्रित दोहन करेंगे तो प्राकृतिक संतुलन ठीक नहीं रहेगा। जो प्राकृतिक असंतुलन है उसकी स्थिति बनेगी आकर। जो अतिवादी ताकतें हैं वह परंपरागत स्रोतों को नष्ट कर रही हैं। कहीं ना कहीं ये चीज़ें, जो परंपरागत चीज़ें हैं, तो उनको आपको संरक्षित करके रखना पड़ेगा। नदियों का जो प्रदूषण है वो दिन प्रतिदिन बढ़ ही रहा है। भूमिगत जल का दोहन है वो बहुत अनियंत्रित रूप से किया जा रहा है। इन चीज़ों को आप लोग देखते भी होंगे हर तरीके से, वो चाहे कृषि में हो या जो उद्योग हैं उनमें, हर तरीके से जल का, जैसे जो लोग हैं, लोगों की जीवन शैली जो विलासितापूर्ण, अविवेकपूर्ण रूप से जो जल का उपयोग करते हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ी कारण बनता है जल के अनियंत्रित दोहन में। और क्या है कि जैसे जो जल है, मोस्टली जो वाटर है, तो उसमें रासायनिक उर्वरक आधारित कृषि उद्योग, इनसे क्या है, प्रदूषण की मात्रा बढ़ रही है। तो इससे क्या है, एक स्वच्छ जल की आवश्यकता बहुत ही ज़्यादा है। और जो स्वच्छ जल है वो प्रदूषित जल में परिवर्तित होता चला जा रहा है, ठीक है। अब आप जो मनुष्य है, मनुष्य के द्वारा जल का अतिशय जो उपयोग किया जाता है, ये भी एक रीज़न है। आप आज की डेट में देखें, बहुत ही ज़्यादा विकृत रूप से जल का उपयोग किया जाता है। जहाँ पर आवश्यकता एक बाल्टी की होगी तो आदमी 10-10 बाल्टी पानी का उपयोग करता है। तो ये जो चीज़ें हैं, और जो जल में जल जनित बीमारियां जो होती हैं, हैजा है, कॉलरा है, और बीमारियों को भी बढ़ाता है। इसमें जैसे जो जल होता है, जल में आर्सेनिक, फ्लोराइड, यूरेनियम, इनकी विषाक्तता भी बढ़ती है। अब देखिए, ग्रामीण क्षेत्रों में जो प्रदूषण का स्तर है वो अलग ही लेवल का होता जा रहा है। जैसे शहरों क्षेत्रों की अपेक्षा देखेंगे तो कम है, लेकिन वहाँ पर भी ऐसी स्थितियाँ, प्रदूषण का स्तर बढ़ रहा है दिन प्रतिदिन, तो ऐसी स्थितियाँ देखने को मिलती हैं, ठीक है। इसके बाद क्या है कि जैसे जल की आवश्यकता की बात कर लेते हैं, तो देखिए जल की आवश्यकता जो है वो आपके जीवन के हर क्षेत्र में है। हर क्षेत्र में, चाहे खाना पीने, खेतों की सिंचाई, कृषि, उद्योग, पर्यावरण, पशु पक्षी, पारिस्थितिक तंत्र को भी
संतुलन बनाए रखने में जो है जल की आवश्यकता लगती है। लोगों को पानी, स्वच्छ जल पीने के लिए, हर तरीके से लोगों को उपयोग करने के लिए जो जल है, जल की आवश्यकता पड़ती है। प्रकृति का जो अस्तित्व है उसके लिए भाई कहीं न कहीं जो एक बैलेंस है प्रकृति का, नेचर का जो एक एग्जिस्टेंस है, अस्तित्व है, वही खत्म हो जाएगा अगर जल नहीं होगा तो। आप देखते भी होंगे कि जहाँ पर भी, जिस ग्रह में भी जल नहीं है तो वहाँ जीवन भी नहीं। कहा भी जाता है कि जल ही जीवन है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हैं, जल की आवश्यकता हमें हर जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आपको जल की आवश्यकता लगती है। अब देखिए वर्तमान स्थितियों को, भारत की वर्तमान स्थितियों को देखते हैं तो देखिए उत्तर प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, गुजरात हो गया, हरियाणा हो गया, राजस्थान हो गया, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, इन सारी चीज़ों में ये सारे के सारे कई क्षेत्र इन राज्यों के सूखे की कोख में चलते चले जा रहे हैं। जो पीने के पानी की भी परेशानी दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। स्वच्छ जल की आवश्यकता जो है वो बढ़ ही रही है। जैसे कुछ डेटा को देखेंगे कि जैसे 1947 में हमारे देश में प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता जो थी वो 6000 घन मीटर थी, और जो कि 2000 में कम होके कितना हो गई, 2829 घन मीटर हो जाती है। इसका रीज़न भी बहुत सारे हैं कि जैसे जो औसत वार्षिक वर्षा है हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा कम होती है, लगभग 115 सेंटीमीटर। राजस्थान में तो नाम मात्र का ही वर्षा होती है। देखिए हमारा जो देश है, वर्तमान स्थिति ऐसी क्यों बनती है भाई? बनी ही इसीलिए क्योंकि हमारी मानसून में निर्भरता बहुत ज़्यादा है, वर्षा जल का अभाव बहुत ज़्यादा है। और जो वर्षा जल है जो होता वर्षा भी होती है उसका भी जल संचय नहीं होता। हमारे यहाँ प्रणालियाँ हैं जल संचय की बहुत, जैसे तालाब में आप कर लेना, कुओं को, अन्य बहुत सारी जो ग्रामीण क्षेत्रों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग है। तो ये सारी की सारी चीज़ें क्या करती हैं, जल को संचय कार्य करने का कार्य करते हैं। लेकिन अगर लोगों के अंदर जागरूकता नहीं रहेगी, लोगों के अंदर एक अविवेकपूर्ण रूप से जो जल उपयोग करने की जो एक आदत है वो अगर ठीक नहीं होगी तो चीज़ों को ठीक नहीं किया जा सकता। भूजल स्तर दिन प्रतिदिन घट ही रहा है, कम ही हो रहा है। जो भूमिगत जल है उसकी मात्रा दिन प्रतिदिन कम होती चली जा रही है। तो कहीं न कहीं ये एक प्राकृतिक असंतुलन की स्थिति में लाकर खड़ा कर देगा हमारे देश को। और जो उद्योग हैं, जो अनियंत्रित नगरीकरण हुआ है, उन सारी चीज़ों को अगर ओवरऑल में देखें तो इन सारी चीज़ों में जो जल है, जल की उपलब्धता बहुत ही ज़्यादा, जो उपयोग है वो बहुत ही ज़्यादा किया गया है। जैसे हमारे यहाँ कहा भी जाता है एक डेटा के अनुसार कि 85% जनसंख्या जो है स्वच्छ पेयजल से वंचित है। तो ऐसी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं, हमारे देश में ऐसी स्थितियाँ देखने को मिल रही हैं। अब आगे चलते हैं। देखिए जल संकट के कारणों को अब एक-एक करके देखते हैं। तो सबसे पहली चीज़ यही है कि आप सोच कर देखिए कि जैसे एक देश की जनसंख्या 10 करोड़ है, और एक देश की ए देश की जनसंख्या जो है 10 करोड़ है, और बी देश की जनसंख्या जो है 1 अरब 30 करोड़ है। तो आप सोच सकते हैं कि जहाँ पर लोगों की संख्या अधिक होगी, ठीक है, यहाँ कम है, यहाँ लोगों की जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पर पीने का पानी जो है उपयोग में बहुत ज़्यादा लाया जाएगा। हर चीज़ों में लोगों की आवश्यकताओं में जो जल की आवश्यकता है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ेगी। जल संकट का कारण भी ये माना जाता है कि जो हमारे यहाँ देश का जो जनसंख्या विस्फोट हुआ है वो भी एक जल संकट का कारण बना है आकर। देखिए हमारे यहाँ वृक्षों को रोपण कम है, जैसे वृक्षों को बहुत कम मात्रा में लगाया जा रहा है। तो लोगों के द्वारा क्या है, वृक्षारोपण को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। जो हमारे यहाँ एक नगरीकरण में बेतहाशा वृद्धि जो हुई है, आप किसी भी मकान को या छोटे छोटे मकान को या बड़ी बिल्डिंगों को बनवाने में आपको क्या है, जल की आवश्यकता लगेगी ही ना। तो जो हमारे यहाँ एक अनियंत्रित नगरीकरण जो हुआ है उसने भी जल संकट को बढ़ाया है। जो औद्योगिकीकरण है भाई, कोई भी उद्योग करेंगे आप, उसमें आपको पानी की आवश्यकता लगती है। तो जब पानी की आवश्यकता लगेगी तो जो औद्योगिकीकरण है, एक अनियंत्रित औद्योगिकीकरण ने भी भारत में जल संकट को बढ़ाया है। वर्षा के स्तर की जहाँ तक बात कही जाती है तो देखिए वर्षा का स्तर जो है निरंतर कम हो रहा है। ठीक है, ये चीज़ आप भी देखेंगे कि पहले क्या था, वर्षा बहुत ज़्यादा होती थी, लेकिन अब दिन प्रतिदिन एक प्राकृतिक असंतुलन के कारण जो वर्षा है वो बहुत कम होती चली जा रही है। जो लोगों की एक जीवन शैली है, विलासितापूर्ण जीवन है, पानी की बर्बादी, जो एक लाइफस्टाइल है वो जो चेंज हो रही है, जिसके कारण जिस एक व्यक्ति को जैसे मान लीजिए 10 लीटर पानी उपयोग करना था, अब वो 100 लीटर, 150 लीटर, 200 लीटर फालतू का जो जल है उसको वेस्ट कर रहा है। तो ये सारी की सारी चीज़ें
हमारे यहाँ जल संकट का कारण बनती है। और क्या है कि जैसे जो जल संरक्षण है, जल संरक्षण के प्रति लोगों की सजगता नहीं है। ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि भाई वर्षा का जल वर्षा हुई भी तो लोगों को जल संचय करना चाहिए, लेकिन ऐसी कोई भी प्रणालियां हमारे देश में अभी विकसित नहीं हुई हैं, जिसके कारण एक जल संकट की स्थिति भी उत्पन्न हो रही है। और क्या होता है कि जैसे जो एग्रीकल्चर सेक्टर होता है, एग्रीकल्चर हो गया, इंडस्ट्री सेक्टर हो गया, तो इनमें क्या है, जो जल की आवश्यकता है वो बहुत ज़्यादा होती है। कृषि में देखेंगे तो जल के उपयोग में बहुत ही ज़्यादा वृद्धि हुई है। ये चीज़ें घटित हो रही हैं हमारे यहाँ। ठीक है, तो ये ओवरऑल में अगर कारणों को देखते हैं जाकर, तो ये सारे के सारे कारण मिलकर जल संकट को बढ़ाते हैं जाकर। अगली चीज़ क्या है कि जल संकट के निवारणों को देखेंगे एक एक करके। तो कुछ प्रयास, सरकारी प्रयास और अन्य प्रयास जो किए गए हैं उस समय समय पर, उनको अब एक एक करके देख लेते हैं कि जैसे 2007 में हमारे यहाँ अ, उस 2007 को जल वर्ष घोषित किया गया था कि भाई जल संरक्षित करने को, लोगों में जागरूकता फैलाने को, इन सारी चीज़ों के लिए 2007 में जल वर्ष घोषित किया गया था। इससे पहले अगर जाते हैं तो 1974 में हमारे यहाँ जल प्रदूषण निरोध अधिनियम जो है, वो जल अधिनियम जिसको कहा जाता है, उसको लाया गया था। इसके माध्यम से जल को प्रदूषित होने के बचाने के लिए इस एक्ट को लाया गया था। 1985 में क्या हुआ कि 1985 में पर्यावरण को संरक्षण अधिनियम लाया गया। पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए हर तरीके से जो पर्यावरण, जो प्राकृतिक चीज़ें हैं, संसाधन हैं, उनको संरक्षित करने के लिए। और इसके बाद अगर आएंगे तो 1987 में भारत की पहली जल नीति को लाया गया। दूसरी जल नीति आपकी 2002 में आती है। हर तरीके से जल को संरक्षित करने का प्रयास इन नीतियों के माध्यम से किया गया। किस तरीके से कार्य नीतियाँ बनाई गईं कि हमारे यहाँ जल की किसी भी प्रकार से कोई संकट की स्थिति ना आए। 2012 में देखेंगे तो तीसरी जल नीति की घोषणा जो है 2012 में की गई। यहाँ पर क्या हुआ कि केंद्र, राज्य, क्षेत्र और स्थानीय स्तर पर भी जो एक खाका है वो तैयार किया गया कि किस तरीके से जलापूर्ति होनी चाहिए, लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति हो और अत्यधिक दोहन भी ना हो। तो इन सारी चीज़ों पर विचार विमर्श करके 2012 में तीसरी जल नीति की घोषणा की गई थी। अब देखिए, इन सारे प्रयासों के बावजूद भी ये सारी की सारी चीज़ें, जो सभी प्रयास थे वो असफल रहते हैं। हाल ही में चेन्नई शहर में गंभीर जल संकट भी देखा गया। तो ऐसी घटनाएं, जो एक एक शहरों में अगर ऐसी ऐसी घटनाएं होने लगेंगी तो ये बहुत ही ज़्यादा दिक्कत वाली बात रहेगी। और हमारे यहाँ जो एक जल संकट है, जो जल संकट का निवारण किया जा रहा है, वो अच्छी तरीके से नहीं हो पाएगा। 2019 में देखिए, सॉरी 2019 में जल शक्ति मंत्रालय का भी गठन किया गया। तो इसमें भी जल संरक्षण और अन्य सारी चीज़ों की बात करी गई कि भाई हर तरीके से जल को संरक्षित करने की बात कही गई है। लोगों को पर्याप्त पानी मिल सके, हर तरीके से जो भी उपयोग करता है खाने में, पीने में, जो स्वच्छ जल है उसकी उपलब्धता सुलभ की जा सके। तो ऐसी सारी चीज़ें जो हैं वो इन सारे एक्ट और जो नीतियां हैं लाई गई हैं, जो मंत्रालय बनाया गया है, इन सारी चीज़ों को क्रियान्वयन किया जा रहा है। अब अगली चीज़ देखते हैं जो निवारणों में ही है कि जैसे जनसंख्या में जैसे देखिए ये सरकारी प्रयास थे। इन सरकारी प्रयासों के बावजूद भी कुछ हमें ऐसे कार्य हैं जो लोगों को करने पड़ेंगे। जब तक ये लोग नहीं करेंगे, जो देश के लोग हैं वो नहीं करेंगे, तब तक ये सारी की सारी चीज़ें ठीक नहीं होने वाली। कि जैसे जनसंख्या में लगाम लगाना, भाई आपको कहीं ना कहीं जो जनसंख्या विस्फोट की स्थिति है उस पर लगाम लगानी पड़ेगी। जनसंख्या जो अनियंत्रित वृद्धि हो रही है उसको रोकना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। जो वृक्षों की कटाई हो रही है उसको रोकना और नए वृक्षों को लगाना, जिससे जो भूमि अपरदन है वो ना हो सके, जल का संचय हो सके। ठीक है, भूमिगत जल में बढ़ोतरी हो सके। इन सारी चीज़ों के लिए आपको वृक्षों को लगाने की आवश्यकता है। औद्योगिकीकरण की जहाँ तक बात की जाती है तो औद्योगिकीकरण और नगरीकरण को नियंत्रित रूप से आगे बढ़ाना होगा। ऐसा नहीं अनियंत्रित रूप से नहीं, नियंत्रित रूप से आपको बढ़ाना होगा। जल संचय जितनी भी प्रणालियां हैं उनको देश में बढ़ावा देने की बात कही जाती है। और आपको अगर जल संकट से निपटना है तो आपको जल संचय प्रणालियों को बढ़ावा देना पड़ेगा, लोगों में जागरूकता फैलानी पड़ेगी। जो एक भोगवादी जीवन शैली है उसको लोगों को तिलांजलि देनी होगी, जिनमें बहुत ज़्यादा जो वाटर है उसका उपयोग किया जाता है।
ठीक है, आप लोग देखते भी होंगे कि बहुत बड़े-बड़े घर होते हैं जिनमें फालतू का जो पानी है ऐसे ही वेस्ट होता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें मिलकर क्या है, भारत में जल संकट की स्थिति को पैदा करती हैं। और क्या है, हमें अपनी प्रकृति से प्रेम भी दिखाना होगा। कहीं न कहीं आपको जो नेचर है हमारा उसको उसके बीच के प्रेम को आपको बढ़ाना होगा और प्रकृति को संरक्षित करने में कार्य तभी आप करेंगे जब आप उससे थोड़ा-सा लगाव होगा। जल प्रदूषण जो हो रहा है, जो जिसे स्वच्छ जल है, तो उसको प्रदूषित होने से बचाना होगा। जल प्रदूषण को रोकना होगा, कम करना होगा। जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसमें रासायनिक उर्वरकों का जो प्रयोग किया जा रहा है उसको कम करना होगा, बंद करना होगा। हर तरीके से जो भूमिगत जल है उसको प्रदूषित होने से बचाना होगा। और क्या है कि इन चीज़ों के लिए एक सामुदायिक भागीदारी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। नागरिक समाज की जो भागीदारी है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। एक जन चेतना लोगों के अंदर ज़रूर आनी चाहिए। ठीक है, बिना लोगों के चेते देखिए, लोग जब समझदार बनेंगे, लोग जब लोगों में जब जन चेतना फैलेगी कि हाँ भाई हमें जल को संरक्षित करना है, तभी हम इस भारत में जो आने वाला संकट है और आ भी चुका है, तो इन चीज़ों को हम ठीक कर सकेंगे। ठीक है, निष्कर्ष में आप बेहतर तरीके से अपने व्यूज़ के साथ में कुछ और भी पॉइंट्स आपने कहीं से पढ़े हों तो उनको भी आप लोग ऐड करिए और अच्छे से चीज़ों को लिखने का प्रयास करिए। जो